हेलो। शुरू करते हैं साइंस ऑफ इमोशंस पार्ट 5। ह्यूमन बॉडी एक ऐसा मल्टी सिस्टम नेटवर्क है जो कि ऑर्गन से बना है और हर एक ऑर्गन टिश्यूज़ से बना है और टिश्यूज़ सेल से बने हैं। बायोलॉजिकल लेवल पर सेल एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। सेल में जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। एक नॉर्मल सेल की एवरेज लाइफ 27 दिन की होती है। वे करीब करीब 120 दिन तक जीवित रहती है। कई तरह के सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल मायोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, मायोकार्डियल सेल्स, न्यूरल सेल्स एट्सेट्रा। साइंटिस्ट कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल का ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर और इफेक्टर्स होते हैं जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी, बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्म लेयर नॉन एज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। स्किन बनती है एक्टोडर्म से। क्या होगा अगर एक्टोडर्म को रिमूव कर दिया जाए? डेथ। यस, जितने भी सिग्नल्स सेल को भेजे जाते हैं वे सभी सेल मेम्ब्रेन रिसीव करता है। सेल मेम्ब्रेन सिग्नल्स के साथ एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। सेल्स के सेल्फ रिसेप्टर होते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिग्नल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिग्नल्स एनकोडेड इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जिन्हें पेप्टाइड्स कहा जाता है। सेल्स प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है एमिनो एसिड की लेंथ पर जो प्रोटीन बनाती है और एमिनो एसिड के सीक्वेंस पर। सेल कवर्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन बनता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। एनवायरमेंटल सिग्नल्स सेल का बिहेवियर बनाते हैं। वह प्रोटीन जो आउटसाइड वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसे रिसेप्टर कहते हैं, जैसे कि आइज़, ईयर, स्मेल एंड टच। लेकिन अमेजिंग फैक्ट यह है कि रिसेप्टर, प्रोसेसर एंड प्रोडक्ट्स तीनों ही प्रोटीन होते हैं। अब जानते हैं सेल के ब्रेन से जुड़ा हुआ एक सीक्रेट। स्टडीज़ में बताया गया है कि जब एक रिसेप्टर को सेल से कट करके अलग कर दिया जाता है तो उन सेल्स का किसी भी तरह का बिहेवियर नहीं दिखाई देता। क्या आप जानते हैं इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है कि रिसेप्टर सेल के हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। नो रिसेप्टर मीन्स नो सिग्नल एंड नो सिग्नल मीन्स नो बिहेवियर। ये जो सेल्स के रिसेप्टर होते हैं इनके एंटीनाज होते हैं जिनके थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सिग्नल्स बॉडी को मिलते हैं। एक सेल के सरफेस पर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं। ये रिसेप्टर्स स्विचेस की तरह काम करते हैं। अगर इंसुलिन दिखता है तो मेटाबॉलिज्म को स्विच ऑन कर देते हैं। अगर हिस्टामाइन दिखाई देता है तो प्रोटेक्शन मोड स्विच ऑन हो जाता है। जब सिग्नल इफेक्टर प्रोटीन तक जाता है तो यह एक फिजिकल सेंसेशन क्रिएट करता है जो कि रिस्पॉन्स होता है बाहर के एनवायरनमेंट से आए हुए सिग्नल का। यह रिसेप्टर प्रोटीन ही है जो कि इफेक्टर प्रोटीन के नेचर को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए जब ठंडी का मौसम होता है तो जैसे ही हमारी स्किन को ठंड का पता चलता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या किसी डर या एक्साइटमेंट में भी सेम रिस्पॉन्स होता है। ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट से आने वाले सिग्नल्स का। ओके, आगे समझते हैं। व्हाट इज़ परसेप्शन? परसेप्शन का मीनिंग है रिजल्ट ऑफ परसीविंग। सिंपल शब्दों में यह एनवायरनमेंट के बारे में एक अवेयरनेस है फिजिकल सेंसेशंस के द्वारा। परसेप्शन एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता रहता है और सेल का एक बिहेवियर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर कोई जीन या डीएनए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह सिर्फ प्रोटीन्स का मूवमेंट है जो कि एक रिस्पॉन्स देता है।
इन शॉर्ट, यह परसेप्शन होता है जो कि एक सिचुएशन के बिहेवियर और रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है। डीएनए सिर्फ एक ब्लूप्रिंट्स है प्रोटीन के लिए। डीएनए सेल की बायोलॉजी को कंट्रोल नहीं करता है। एनवायरमेंटल सिग्नल कंट्रोल करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन को। रेगुलेटरी प्रोटीन कंट्रोल करता है डीएनए को और डीएनए प्रभावित करता है आरएनए को। आरएनए फाइनली डिसाइड करता है प्रोटीन के नेचर को। 1988 में जॉन कॉल्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया नेचर एंड अडेप्टिव म्यूटेशन पर, जहां पर उन्होंने यह फैक्ट बताया कि जीन्स रेंडमली या एक्सीडेंटली नहीं बदलते हैं। यह एनवायरनमेंट होता है जो जीन्स के स्ट्रिंग्स को म्यूटेशन प्रोसेस में पुल करता है। इसका मीनिंग यह है कि एक व्यक्ति के जीन खुद को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते रहते हैं उस एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए। परसेप्शन हमेशा एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है जिसमें एक व्यक्ति रहता है। परसेप्शन इज़ नथिंग बट वंस बिलीफ, सो बिलीफ इम्पैक्ट करते हैं व्यक्ति के जीन्स पर। परसेप्शन बदलने से जीन्स बदलते हैं और जीन्स बदलने से बिहेवियर बदलता है। परसेप्शन जीन्स को दोबारा से लिखता है। स्टडीज़ में प्रूफ किया जा चुका है कि कैंसर के 95% केसेस का हेरिडिटरी से कोई लिंक नहीं है। ये 95% केसेस उस इंडिविजुअल के परसेप्शन का रिजल्ट होते हैं। इन केसेस में परसेप्शन नॉर्मल नेचुरल जीन्स को फोर्स करता है उनकी फेट यानी किस्मत को दोबारा लिखने के लिए और कैंसर कोडिंग सेल्स में बदल देता है। ह्यूमन बीइंग्स में परसेप्शन इंडिविजुअल के बिलीफ से रिलेटेड होता है और इसलिए एक इंडिविजुअल इतना पावरफुल है कि वह अपने शरीर में किसी भी चीज़ को बदल सकता है अगर वह चाहे तो। जब एक व्यक्ति एक थॉट को बार बार एक्सपीरियंस करता है तो वह थॉट अल्टीमेटली पूरी तरह से बदलकर एक इमोशनल फीलिंग का रूप ले लेता है और ये इमोशनल फीलिंग वह चीज़ होती है जो एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करवाती है, यानी कि वह कांस्टेंट थॉट एक बिहेवियर डेवलप करवा देता है। थॉट को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर किया गया है और क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसे यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल फोर्स कहा गया है। पॉजिटिव थॉट्स हमें अच्छी हेल्थ की तरफ ले जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को ही खराब कर देते हैं और इसलिए महान पुरुषों की हमेशा सलाह दी जाती है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, यहाँ तक कि मुसीबत की घड़ी में भी मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। रिसर्चर्स प्रूफ कर चुके हैं कि सेल की फिजियोलॉजी को चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चेंज द एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट से आने वाली इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंसेस ढूंढते हैं, इन्हें पेप्टाइड्स कहते हैं। इस प्रोसेस को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है जिसका मतलब होता है जीन्स को कंट्रोल करना। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे डीएनए को भी ऑल्टर कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ। एक सेल पर जो रिसेप्टर होता है वह एक एंटीना की तरह काम करता है। यह सेल तक आने वाले सिग्नल्स को पकड़ता है। यह सिग्नल पेप्टाइड्स की फॉर्म में होते हैं। पेप्टाइड्स यानी एक्सटर्नल स्टिमुली। जब भी ये पेप्टाइड्स सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड होते हैं, जी प्रोटीन जो कि रिसेप्टर के साथ अटैच्ड होता है वह डीएनए को सिग्नल भेजता है और जब सिग्नल डीएनए तक पहुंचता है डीएनए प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के द्वारा। ये सिग्नल्स और कुछ नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। यह इंफॉर्मेशन पेप्टाइड्स में कोडेड होती है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। डॉक्टर ब्रूस हैरोल्ड लिप्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक प्लेट के एक साइड पर न्यूट्रिएंट्स को रखा और दूसरी साइड पर सेल कल्चर को रखा और उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि सेल कल्चर
धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स की तरफ बढ़ रहा था और सेल की ग्रोथ बढ़ रही थी। और फिर उन्होंने एक दूसरी प्लेट में एक साइड पर सेल कल्चर को रखा और दूसरी साइड पर टॉक्सिन्स रखा, और उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि सेल कल्चर अपोजिट डायरेक्शन में टॉक्सिन से दूर जाने लगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सेल की ग्रोथ कम होने लगी। तो कंक्लूजन ये है कि सेल्स उसी एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं जो उनकी ग्रोथ में पॉजिटिवली हेल्प करते हैं, और सेल्स अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका बिहेवियर बदल जाता है। अनहेल्दी क्रिटिसिज्म किसी की लाइफ में टॉक्सिन की तरह काम करता है, जबकि लव, केयर, प्रोटेक्शन, अफेक्शन और पॉजिटिव थॉट्स किसी की लाइफ में न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वो बच्चे जो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ पॉजिटिव थॉट्स नहीं होती, नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, वे साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म यानी बौनापन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब इस साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म वाले बच्चे को एक लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट मिलता है तो उनकी ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इससे यह पता चलता है कि माइंड पर नेगेटिव थॉट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट पर होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ आर इमोशंस ट्रांसफर्ड across the human body। डॉक्टर कैंडिस पर्ट ने अपनी रिसर्च में पाया कि पेप्टाइड्स वह मीडिया है जिसके थ्रू बॉडी के अंदर के सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सेल रिसेप्टर इमोशंस और टिश्यूज़ के बीच में इंटरफेस की तरह काम करते हैं। डॉक्टर पर्ट ने डिस्कवर किया कि 85% से 95% न्यूरोपेप्टाइड रिसेप्टर लिम्बिक सिस्टम में पाए जाते हैं, जिसमें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड द लिम्बिक कॉर्टेक्स आते हैं, और इन्हें ब्रेन के स्टोर हाउस ऑफ इमोशंस के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज ब्रेन के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। ब्रेन के पास ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होता है हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन को हैंडल करने के लिए, और इसलिए ब्रेन को इम्पैक्ट पड़ता है जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। न्यूरोपेप्टाइड्स के रिसेप्टर्स इम्यून सेल्स पर भी पाए जाते हैं, और हर एक इम्यून सेल्स के पेप्टाइड्स जो कि ब्रेन में मिलते हैं उनके रिसेप्टर होते हैं, और इस प्रकार से इम्यून सिस्टम ब्रेन तक पेप्टाइड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर पाता है। ऑल सेल्स हैव रिसेप्टर्स फॉर दीज न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बॉडी का हर एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। यह कम्युनिकेशन 4 तरह के पाथ फॉलो करता है। नंबर 1 ब्रेन टू ब्रेन, नंबर 2 ब्रेन टू बॉडी, नंबर 3 बॉडी टू बॉडी, नंबर 4 बॉडी टू ब्रेन। हर एक न्यूरोपेप्टाइड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन इसके साथ जुड़ी हुई होती है, और इस इन्फॉर्मेशन को ही हम इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। यह इन्फॉर्मेशन क्या होती है? यह इन्फॉर्मेशन डेटा रखती है। क्या डेटा होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस इन द सेल, सेल में क्या उत्पन्न करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पन्न करना है, एंड व्हेन टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्रोटीन, और कब प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। और यही कारण है कि इमोशंस कैंसर सेल्स को भी प्रभावित करते हैं। इन कैंसर सेल्स के पास भी रिसेप्टर्स होते हैं इमोशंस के न्यूरोपेप्टाइड्स के लिए। वायरस सेम रिसेप्टर को यूज़ कर लेता है सेल के अंदर एंटर करने के लिए, और इससे यह साबित किया जाता है कि क्यों वे लोग जिनके पास हाई इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उनके पास हाई पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जब ये हाई पॉजिटिव एनर्जी एनकोडेड न्यूरोपेप्टाइड्स को रिसेप्टर में भर के सेल्स के डीएनए तक सिग्नल भेजती है, तब इस सेल से एक्सीलेंट क्वालिटी का प्रोटीन उत्पन्न होता है। सभी इमोशंस और मेमोरीज एनकोडेड फॉर्म में हमारे शरीर के हर एक सेल के साथ जुड़ी रहती है। इसे बायोमेमोरी कहा जाता है। डॉक्टर कैंडिस पर्ट के अनुसार रिप्रेसिव इमोशंस
कैन ओनली बी द कॉजेटिव ऑफ डिजीज़। यानी कि दबाए हुए इमोशंस ही केवल बीमारियों का कारण बनते हैं। जब भी एक न्यूरोपेप्टाइड सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, यह कोडेड इमोशंस को सेल के डीएनए में ट्रांसफ़र कर देता है। अब जिस टाइप का वो सेल होगा, जैसे कि एंडोक्राइन या इम्यून सेल्स, जिस टाइप का वह सेल होगा उस टाइप का वो पेप्टाइड्स उत्पन्न करता है और ये पेप्टाइड्स एनकोडेड फॉर्म में इमोशंस को अपने साथ रखते हैं और ये दूसरे सेल्स के रिसेप्टर जो कि हमारी बोन्स, लीवर, फैट सेल्स एट्सेट्रा है उनको भेज देते हैं और दूसरे सेल्स के रिसेप्टर्स के थ्रू उन सेल्स के डीएनए में पहुंच जाता है और इस तरह से फाइनली उन इमोशंस का पूरी बॉडी में वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इमोशंस बॉडी के हर एक सेल को प्रभावित करते हैं पेप्टाइड्स की फॉर्म में और ये पेप्टाइड्स दूसरे सेल्स के रिसेप्टर के साथ जुड़े रहते हैं। इन शॉर्ट, इमोशंस आर पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स आर इमोशंस। अलग अलग न्यूरोपेप्टाइड्स अलग अलग तरह के इमोशंस उत्पन्न करता है, यानी कि हर एक इमोशन के लिए एक यूनिक पेप्टाइड होता है। जैसे कि एंडोर्फिन्स आर पेप्टाइड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लिस एंड बॉन्डिंग। ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड ऑल्सो हेल्प्स इन बॉन्डिंग। दबे हुए इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स की फॉर्म में और यह प्रूफ किया जा चुका है कि जब एक इमोशन अनकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट होता है तो वह ब्रेन के इमोशनली एक्टिव एरियाज से न्यूरोपेप्टाइड्स को रिलीज़ होने के लिए ट्रिगर कर देता है और उस इमोशन के साथ जुड़ी जितनी भी मेमोरी हमारी बॉडी में पड़ी हुई है, जी हाँ, हमारी बॉडी में मेमोरी पड़ी होती है, इसलिए इसे बॉडी माइंड कहा जाता है। उस मेमोरी के इमोशंस के रिसेप्टर के साथ यह न्यूरोपेप्टाइड्स जुड़ जाते हैं। मैं फिर से बताती हूँ, दबे हुए इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स की फॉर्म में और यह प्रूफ किया जा चुका है कि जब एक इमोशन अनकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट होता है तो वह ब्रेन के इमोशनली एक्टिव एरिया से न्यूरोपेप्टाइड्स को रिलीज़ होने के लिए ट्रिगर कर देता है और उस इमोशन के साथ जुड़ी जितनी भी मेमोरी बॉडी में पड़ी हुई है उस मेमोरी के इमोशंस के रिसेप्टर के साथ यह न्यूरोपेप्टाइड्स जुड़ जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी में सेम न्यूरोपेप्टाइड्स, सेम केमिकल रिलीज़ होता है। इम्यून सिस्टम बना होता है स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड वाइट ब्लड सेल्स से। इम्यून सेल्स और ब्रेन एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं जो कि है न्यूरोपेप्टाइड्स ऑफ इमोशंस। तो हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है। आई होप आपको आज का मैसेज पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।